नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और हम लोग पढ़ रहे थे 1857 ईस्वी के बाद में ब्रिटिश नीतियाँ और प्रशासन। मीन्स 1857 ईस्वी के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियाँ और प्रशासन। इसमें हम लोगों ने जो है 1858 ईस्वी का एक्ट और इंग्लैंड की महारानी की घोषणा पढ़ी थी। इसके अलावा उस समय ब्रिटेन में महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी। चार्ल्स वुड के बारे में पढ़ा था। गवर्नर जनरल का पद जो है वो बदल कर वायसराय हो गया था, और वायसराय का अर्थ होता था राजमुकुट का प्रतिनिधि। महारानी विक्टोरिया ने एक राजाज्ञा जारी की थी, जो कि कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार लगाया था और वहाँ पर सब कुछ बताया था। उसमें ये था कि जो राजा हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा और अब क्षेत्र को का विस्तार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हमने ये देखा था कि अंग्रेज जो है इस वक्त बहुत अपना कई और मुल्कों में अपना क्षेत्र बढ़ा रहे थे, जैसे अफ्रीका उनमें से एक था। भारत के बहुत से संसाधनों का यूज किया जाता था। इंग्लैंड से भारतीय सरकार पर नियंत्रण, इसके बारे में पढ़ा था कि भारत सचिव को जो है एक भारत सचिव बनाया जाता था, जो कि इंग्लैंड सरकार का मंत्री होता था और वो केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता था। इसके अलावा इंडियन काउंसिल के बारे में पढ़ा था। स्वेज नहर कब बनी? ठीक है, 1869 में। भूमध्य सागर और लाल सागर एक दूसरे से जुड़ गए थे, इसकी वजह से। भारत सरकार के बारे में पढ़ा था। इसके बाद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, ये पढ़ा था हम लोगों ने। आज जो है स्थानीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्थानीय प्रशासन क्या है? इसमें हमने देखा कि 1687 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर मद्रास में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन कहाँ हुआ? तो मद्रास में हुआ। कब हुआ? 1687 में। किसके आदेश पर? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर जो है मद्रास में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन हुआ और ये 1687 में हुआ। 1842 ईस्वी में बंगाल अधिनियम के द्वारा बंगाल में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का गठन हुआ। 1850 ईस्वी में भारत के अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ। 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के लिए कुछ मुद्दे निर्धारित किए गए। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं। पहला देख लीजिए कि 1687 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर मद्रास में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन हुआ। 1842 ईस्वी में बंगाल अधिनियम के द्वारा बंगाल में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का गठन हुआ। 1850 ईस्वी में भारत के अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ। 1870 में लॉर्ड मेयो के द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के लिए कुछ मुद्दे निर्धारित किए गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि भारत के अन्य क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन का विस्तार कब हुआ? तो 1850 में। लॉर्ड मेयो द्वारा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई? 1870 में। ठीक है, बंगाल अधिनियम के द्वारा बंगाल में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का गठन कब किया गया? 1842 में। रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो रिपन को कहा जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को राज्य के विषय के अंतर्गत शामिल कर दिया गया तथा इसे हस्तांतरित विषय माना गया। तो 1919 का जो भारत था, तो भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है स्थानीय शासन को राज्य के विषय के अंतर्गत शामिल कर दिया गया तथा इसे हस्तांतरित विषय माना गया। भारत पर अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद स्थानीय शासन की ग्राम पंचायत जैसी व्यवस्था निष्क्रिय हो गई थी। स्थानीय महत्व के मामले जैसे सफाई, सड़कों का प्रकाश, पेयजल की आपूर्ति आदि पर बहुत कम ध्यान दिया गया। तो यहाँ पर क्या है, भारत पर अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद स्थानीय शासन की ग्राम पंचायत
जैसी व्यवस्थाएं निष्क्रिय हो गई थी। जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ तो ये जो ग्राम पंचायत जैसी व्यवस्थाएं थी ये निष्क्रिय हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, सफाई, सड़कों पर प्रकाश, पेयजल की आपूर्ति, ये सारे मामले जो थे ये निष्क्रिय हो गए, मतलब कोई काम धाम इनसे रिलेटेड नहीं होता था। 1857 ईस्वी के बाद जो है शहरों के लिए नगर पालिकाएं बनने लगीं। इन नगर पालिकाओं ने स्थानीय प्रशासन और निर्माण क्षेत्र में जिला बोर्ड का गठन किया। तो 1857 के बाद जो है शहरों में क्या बनने लगी, नगर पालिकाएं बनने लगी। तो आज की डेट में जो नगर पालिकाएं देखते हैं इनका बनना कब शुरू हो गया था, 1857 के बाद। और इन नगर पालिकाओं ने स्थानीय प्रशासन और निर्माण क्षेत्रों में जिला बोर्डों का गठन किया। ठीक है, इन नगर पालिकाओं ने स्थानीय प्रशासन और निर्माण क्षेत्रों में जिला बोर्डों का गठन किया। वित्तीय प्रशासन क्या है, तो हम ये देखेंगे कि वित्तीय प्रशासन क्या है। तो सन 1857 ईस्वी के पश्चात वित्तीय प्रशासन का पुनर्गठन किया गया। तो वित्तीय प्रशासन का पुनर्गठन कब किया गया, 1857 के बाद। ठीक है, 1857 के बाद जो है ये 1857 के बाद जो है वित्तीय प्रशासन का पुनर्गठन किया गया। पहले बजट की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, इससे पहले बजट की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन 1857 ईस्वी के बाद जो है वित्तीय प्रशासन का पुनर्गठन किया गया, दोबारा बनाया गया। बजट में सरकार को विभिन्न स्रोतों से होने वाली वार्षिक आय का और विभिन्न मदों में होने वाले खर्च का अनुमानित ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, तो बजट होता क्या था, बजट में जो वार्षिक आय होती थी सरकार को, वार्षिक आय और बहुत सी जगहों पर जो खर्चे होते थे उनका एक ब्यौरा दिया जाता था कि कहाँ पे कितना खर्चा आएगा। सरकारी आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच बांटने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। जो सरकारी आय थी उस सरकारी आय को जो है केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच बांटने की जो है कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। 1860 ईस्वी में बजट की व्यवस्था प्रारंभ की गई तथा प्रत्येक स्रोत से होने वाली अनुमानित आय का ब्यौरा तैयार किया गया। यहाँ पे क्या कह रहा है, 1860 ईस्वी में जो है बजट की व्यवस्था प्रारंभ की गई। बजट की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई, 1860 ईस्वी में प्रत्येक स्रोत से होने वाली अनुमानित आय का ब्यौरा तैयार किया गया। ठीक है, जिस चीज से भी आय होती थी उसका एक ब्यौरा तैयार किया गया। सन 1860 में विल्सन द्वारा पहली बार आयकर लगाया गया तथा बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो आयकर की शुरुआत कब हुई, 1860 से। तो ये भी याद रखना है कि आयकर की शुरुआत जो है वो 1860 से होती है। डाकघरों, रेलवे, अफीम, नमक। ठीक है, तो यहां पे देखिए डाकघर, रेलवे, अफीम, नमक, ये चारों चीजें देखिए। डाकघर, रेलवे, अफीम, नमक की बिक्री और चुंगी से होने वाली आय को पूर्णतः केंद्रीय सरकार के लिए सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है, तो जो आय डाकघर से होती थी, रेलवे से होती थी, अफीम से होती थी, नमक की बिक्री से होती थी और चुंगी से जो आय होती थी वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के लिए सुरक्षित रखा जाता था। भू राजस्व, अबकारी आदि स्रोतों से होने वाली आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य बांटा गया। जो भू राजस्व से होती थी, अबकारी आदि से जो हम कह सकते आय होती थी वो केंद्र और प्रांत जो स्टेट की गवर्नमेंट्स होती थी उनको दिया जाता था। सरकार के राजस्व में वृद्धि के प्रयास किए गए। अफीम एवं नमक के उत्पादों और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, सरकार के राजस्व में वृद्धि करने के प्रयास किए गए। सरकार का जो राजस्व था उसमें वृद्धि करने के प्रयास किए गए। अफीम एवं नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। देखिए, नमक और अफीम पर सरकार का एकाधिकार था। दांडी मार्च एक आपने पढ़ा होगा, नमक आंदोलन, जो कि गांधी जी के द्वारा किया गया था साबरमती से दांडी तक, वो इसीलिए किया गया था क्योंकि उस वक्त नमक पर भी टैक्स लगाया जाता था। इसके बाद देखेंगे कि अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए मुद्रांक शुल्क नामक कर लगाया गया। तो अदालत में जो मुकदमा चलाने के लिए जो एक स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, स्टाम्प पेपर लगते थे, उनको मुद्रांक शुल्क बोला जाता था। क्या बोला जाता था, मुद्रांक शुल्क बोला जाता, और उस पर भी कर लगाया गया।
व्यापारिक लेन देन पर ऐसे ही मुद्रांक शुल्क लगाए गए। जो व्यापारिक लेन देन होते थे तो उन पर भी मुद्रांक शुल्क लगाए जाते थे, टैक्स लगाया जाता था। स्थानीय लोगों का विकास हो सके इसलिए विदेशों से आयातित वस्तुओं पर चुंगी लगाई जाती थी। जो स्थानीय उद्योग थे उनका विकास हो सके इसलिए जो विदेश से आयात की हुई वस्तुएं होती थी उन पर भी चुंगी लगाई जाती थी। ठीक है, विदेशों से जो आयात, विदेशों से लाया हुआ जो माल होता था उस पर भी चुंगी लगाई जाती थी। चुंगी लगाने के कारण इंग्लैंड में उत्पादित वस्तुओं की विशेषकर सूती कपड़ों की बिक्री पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जब ये टैक्स लगने लगा, इम्पोर्ट टैक्स लगने लगा, तो हम कह सकते हैं कि जब आयात पर चुंगी लगने लगी तो जो वहाँ से सूती कपड़े आते थे उन पर जो है, उनकी बिक्री पर जो है बहुत डाउन होने लगी या बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लगा। ब्रिटिश उद्योगपतियों के दबाव के कारण 1882 ईस्वी में चुंगी समाप्त कर दी गई, परंतु राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए 1897 ईस्वी में पुनः चुंगी लगा दी गई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ब्रिटिश उद्योगपतियों के दबाव के कारण क्या हुआ, 1882 ईस्वी में जो है चुंगी समाप्त कर दी गई। जो ब्रिटिश उद्योगपति थे उन पर जब उन्होंने जब दबाव बनाया तो 1882 में जो है, 1882 में क्या होता है, चुंगी समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, 1882 में चुंगी समाप्त कर दी जाती है और परंतु राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए 1897 में जो है दोबारा चुंगी लगा दी जाती है। 1860 ईस्वी में आयकर भी लगाया गया, परंतु बाद में उसे समाप्त कर दिया गया। कुछ समय बाद आयकर फिर लगाया गया और 1860 में आयकर भी लगाया जाता था, लेकिन कुछ समय बाद उसको समाप्त कर दिया गया और फिर लगाया जाने लगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि 1882 में जो है चुंगी समाप्त कर दी जाती है, लेकिन 1897 में फिर से लगा दी जाती है। 1860 में आयकर पर भी चुंगी लगाई गई, लेकिन बाद में उसे समाप्त कर दिया गया और फिर लगाया गया आयकर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेना का पुनर्गठन। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, सेना का पुनर्गठन। सेना का पुनर्गठन अगर हम देखें तो विद्रोह पुनः ना हो इसलिए सेना का पुनर्गठन किया गया। पहले बंगाल, मद्रास और बंबई प्रांतों की अपनी अलग अलग सेनाएं थी। ठीक है, तो सेना का पुनर्गठन क्यों किया गया कि विद्रोह दोबारा ना हो सके। 1857 का विद्रोह हुआ तो इसको ध्यान में रखते हुए कि दोबारा विद्रोह ना हो इसके लिए जो है सेनाओं का पुनर्गठन किया गया। और सेनाओं का पुनर्गठन करने के लिए क्या किया गया, पहले बंगाल, मद्रास और बंबई प्रांतों की अलग अलग सेनाएं होती थी। मतलब बंगाल में अलग सेना होती थी, मद्रास में अलग होती थी और बंबई में अलग होती थी। प्रत्येक प्रांत की सेना में भारतीय सैनिक, कंपनी द्वारा भर्ती किए गए यूरोपीय सैनिकों की टुकड़ियां तथा ब्रिटिश सैनिकों और ब्रिटिश सेना की इकाइयों को मिला दिया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रत्येक प्रांत की सेना में भारतीय सैनिक, कंपनी द्वारा भर्ती किए गए यूरोपीय सैनिक की टुकड़ियों और ब्रिटिश सैनिकों और ब्रिटिश सेना की इकाइयों को मिला दिया गया। इन सबको आपस में मिक्स कर दिया गया कि खबरें मिलती रहें कि कोई भारतीय सैनिक जो है वो क्या सोच रहा है, बगावत को तो नहीं सोच रहा है, तो ये इसलिए जो है मिक्स कर दिया गया इनको। 1859 ईस्वी में प्रांतों की पृथक सेनाओं का एकीकरण किया गया तथा भारत में ब्रिटिश सरकार की समाप्त सेना को एक सेनाध्यक्ष के नियंत्रण में लाया गया। 1859 में क्या हुआ, प्रांतों की पृथक सेनाओं का एकीकरण किया गया। 1859 में क्या किया गया, जो अलग अलग सेनाएं थी उनको एकत्रित किया गया और भारत में ब्रिटिश सरकार की समस्त सेना को एक सेनाध्यक्ष के नियंत्रण में लाया गया और पूरी सेनाओं का एक सेनाध्यक्ष बनाया गया। भारतीय सैनिकों को तोपखाने और शस्त्रागारों से अलग रखने का निर्णय लिया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या में भी वृद्धि की गई। भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 2:1 रखा गया, बाद में बढ़ाकर 5:2 कर दिया गया। देखिए, जो भारतीय सैनिक थे उनको तोपखाने और शस्त्रागारों से अलग रखने का निर्णय लिया गया। मतलब उन्हें तोपखाने और जो शस्त्रागार जहां हथियार रखे जाते थे उनसे दूर रखा जाए। यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई थी। ठीक है, यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाकर रखी गई थी।
भारत में भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात होता था 2:1। मतलब 100 अगर 100 यूरोपीय सैनिक होते थे तो 50 भारतीय होते थे। उसके बाद बढ़ाकर वो 5:2 कर दिया गया। यह व्यवस्था 1914 ईस्वी में प्रथम महायुद्ध प्रारंभ होने तक कायम रही। अपनी स्थिति को अधिक मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने, देखिए क्या कह रहा है कि अपनी स्थिति को अधिक मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। विभिन्न जातियों, क्षेत्रीयताओं आदि के आधार पर रेजिमेंट का गठन किया गया। अंग्रेजों ने अपनी भारतीय सेना का इस्तेमाल भारत पर अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य भागों में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए भी किया। वो केवल भारत में ही नहीं सत्ता रख रहे थे, मतलब भारतीय सेना का प्रयोग जो है केवल भारत में सत्ता बनाए रखने के लिए ही नहीं कर रहे थे, और भी देशों में जो है उनकी सत्ता कायम रहे इसके लिए भी जो है वो भारतीय सेना का उपयोग कर रहे थे।